चलिए जी, गुड इवनिंग। पेश है हम एक नए चैप्टर के साथ, आपका ब्राउन बुक वाला, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ पार्ट 3 वाली बुक। जो ब्राउन बुक है आपकी थर्ड वाली बुक, इसके स्टार्टिंग में देखना ये वॉल्यूम 2 बुक है। इसके स्टार्टिंग में देखो जल्दी से, या पार्ट बी बुक है? पार्ट बी बुक है। और वॉल्यूम कौन सा है? ठीक है, पार्ट बी बुक, ब्राउन वाला कवर है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर ओपन करो। सबसे पहली बात, इस चैप्टर को करवाने की एक इंटेंशन साथ में क्या रहेगी, ये आपका वाइवा जो होने वाला है ना, ये जो आपका वाइवा प्रैक्टिकल होने वाला है उसमें भी आएगा। मतलब जो आपके एक्सटर्नल वाले वो आएंगे वाइवा वाले पूछने, ठीक है? तो वो इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। आपको कौन से सिलेबस आने वाला है वाइवा में? कंपैरेटिव, कॉमन साइज एंड कैश फ्लो। राहुल, ऊपर स्क्रीन पे वाइवा में आपको 3 चैप्टर आने वाले हैं। कौन कौन से बोलो एक बार? कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कैश फ्लो। कंपैरेटिव और कॉमन पूछेंगे 20-20%। अगर वो 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक पूछेंगे कंपैरेटिव का, एक पूछेंगे कॉमन साइज का, तो बाकी कितने बच गए? 3। 3 पूछेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की। सिंपल सी रेशियो बताता हूं मैं आपको। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में ज्यादा से ज्यादा वो आपसे 20% की पूछताछ करेंगे, इंक्वायरी करेंगे कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, उसकी लिमिटेशन बताओ, कि कंपेयर आप किस किस को कर सकते हो। हम कैसे कंपेयर करते थे पिछले साल को करंट ईयर के साथ। फिर अगला चैप्टर आता है आपका कॉमन साइज। ये मैं वाइवा के हिसाब से आपको प्रिपेयर कर रहा हूं जी, तो अपना माइंड सेट रखना। राहुल, अब ये सोचो कि आपका अगली क्लास में वाइवा है कल, तो उसी हिसाब से अब आपने इतना केयरफुली सुनना है आज वाला चैप्टर, क्योंकि सिर्फ आज मैं चैप्टर नहीं करवा रहा, आज मैं आपको वाइवा और प्रैक्टिकल के लिए प्रिपेयर करा रहा हूं आपका माइंडसेट। तो वाइवा, ये क्या लग रहा है? वीना लग रहा है, ठीक है? वीवो तो नहीं लग रहा अभी। वाइवा तो 20% कंपैरेटिव में से क्वेश्चंस पूछेंगे, 20% पूछेंगे कॉमन साइज में से। सर इतना कम क्यों? क्योंकि वो चैप्टर आपने देख लिया ना, 2-2 3-3 दिन के थे। बाकी जो आपसे पूछेंगे कैश फ्लो का, सर आपने एक बात नोट की? मैंने नहीं सर, सी, हाँ ट्रिपल सी। तो यहां से आपसे 60% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा चैप्टर है। आज हम ये चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए मेरे को 10 से 15 दिन चाहिए। अगर हम इस क्लास को बढ़ाते हैं 1.5-2 घंटे, 2 घंटे की करते हैं, तो 10 से 1 दिन तब भी लगेंगे। इसलिए अब आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जब तक आपका वाइवा हो, ये चैप्टर आपको आता हो। ठीक है? ये अभी मैंने किसके हिसाब से बताया आपको? वाइवा के मार्क्स के हिसाब से, जो आपसे इंक्वायरी होगी, जो एक्सटर्नल वाले आपसे क्वेश्चन आंसर सवाल जो आप पूछेंगे। 20% कंपैरेटिव चैप्टर में से पूछेंगे, 20% कॉमन साइज में से, 60% कैश फ्लो में से। जरूरी नहीं है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं सिर्फ। रेशियो थोड़ी सी ऊपर नीचे भी हो सकती है। साथ में ना आपका प्रैक्टिकल भी होगा, रिटर्न। पता है ना आपको? ये एक प्रैक्टिकल फाइल लगेगी और साथ में वो प्रैक्टिकल आपका रिटर्न होगा। रिटर्न में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कंपैरेटिव या कॉमन में से एनी वन, दोनों नहीं मिलने वाले। जो हर साल की मैं बात बता रहा हूं, 2 क्वेश्चन देते हैं। वैसे तो हर साल ना रेशियो वाला चैप्टर जो आपका टर्म 1 में नहीं था, वो तो आपका सेशन ऐसा चल रहा है ना, टर्म 1 टर्म 2। उससे पहले तो एनुअल सेशन चलता था, तो वहां पे तब रेशियो और कैश फ्लो के क्वेश्चन पूछते थे, कंपैरेटिव कॉमन के नहीं पूछते थे। अब रेशियो वाला पिछले टर्म में हो गया, तो इस टर्म में कंपैरेटिव और कॉमन में से कोई एक क्वेश्चन पूछेंगे, और एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कैश फ्लो का। मतलब कैश फ्लो का वाइवा भी सबसे ज्यादा होने वाला है, कैश फ्लो का जो रिटर्न होने वाला है वो भी सबसे ज्यादा होने वाला है। हो सकता है 6 नंबर का है, हो सकता है 8 नंबर का है। और जो कंपैरेटिव कॉमन में से, देखो मुझे जो लगता है एक क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन अगर उनके पास उन्होंने ज्यादा पूछना हुआ तो एक कंपैरेटिव का एक कॉमन का। इसके चांसेस 10% है। 90% चांसेस क्या है? कंपैरेटिव या कॉमन साइज में से कोई एक 4 नंबर का, कैश फ्लो स्टेटमेंट का 8 नंबर का। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 12 मार्क्स का। ठीक है जी? ये आपका होगा, जहां तक मुझे लगता है ये 4 मार्क्स का होता है वाइवा, जो सवाल जवाब पूछते हैं। बाकी सर बाकी 4 नंबर, बाकी 4 नंबर जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल नहीं लगेगी, वो जो बैलेंस शीट बनानी है, बाकी 4 नंबर उसकी। रिटर्न 6 का, अच्छा, यस यस।
चलो जी दोबारा से सुनो, एक अपडेट महक, एक अपडेट सुनो। ये जो मैंने आपको बताया है, ये मैंने आपको 20 मार्क्स के हिसाब से बताया है, ठीक है, लेकिन मैं खुद भूल गया था। हमारा तो वो 40-50 वाला अराउंड वो चलना है ना, क्योंकि 10 मार्क्स का पहले भी हमारा हो चुका है। एक वेटेज समझ गए, मेरा जो पर्पस वेटेज समझाने का था कि अगर मैं एक बार 20 मार्क्स के हिसाब से समझा के चलूं, अगर 10 नंबर का होगा तो उसको आधा आधा कर देना, ठीक है। अगर 10 नंबर का होगा तो 2 नंबर का वाइवा हो जाएगा, 5-6 नंबर का रिटर्न, 2 नंबर की प्रैक्टिकल फाइल। अगर 20 नंबर का होगा तो इस हिसाब से। मैं वही कह रहा हूं, मैं हमने याद नहीं करना किसी चीजों को, मैंने आपको पैरामीटर बता दिया कि किसकी क्या लिंकेज होती है, कितनी वेटेज होती है। बस मेरा यहां से आपको प्रिपेयर करने का मतलब ये था कि ये जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कैश फ्लो, ये रिटर्न के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा सवाल जवाब इससे पूछे जाएंगे। ये आपको याद है मैंने आपको +2 का अपना एक फेवरेट चैप्टर बताया था, कौन सा था? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मेरा कैश फ्लो का फेवरेट चैप्टर है, और सेकंड ये वाला। पूरी +2 के जो मेरे सबसे 2 फेवरेट चैप्टर हैं वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का और डिसोल्यूशन का। रीजन, डिसोल्यूशन का लास्ट में कैश बुक मैच हो जाती थी ना, तो मतलब उसका ना आंसर पता चल जाता है हमें लास्ट में कि चलो आंसर मैच हो गया। सेम ऐसे ही कैश फ्लो का जो आंसर है वो क्वेश्चन के बीच में छुपा होता है। सर ये क्या बोल रहे हो? कैश फ्लो का जो फाइनल आंसर आएगा, रजत एक काम करोगे प्लीज, पंखा ना एक एक नंबर कम करो। अरे कर दो, उधर से क्या पूछना, अब तो महाराज जी बता रहे हैं। अच्छा एक इधर से एक नंबर, थोड़ा ना वॉल्यूम का चक्कर पड़ रहा है। कोई बात नहीं, अब देखो थोड़ा है ना, वरना मेरा ठीक है। अब कैश फ्लो का जो लास्ट में आंसर निकलता है, कैश फ्लो के भी बड़े क्वेश्चंस होते हैं, छोटे क्वेश्चंस भी होते हैं। तो कैश फ्लो का जो बड़ा क्वेश्चन है ना पेपर में, 5 नंबर का, 6 नंबर का, जो भी है, उसका जो आंसर होता है ना वो क्वेश्चन के बीच में लिखा होता है। याद करो बैलेंस शीट जब हम बनाते थे, बैलेंस शीट में एसेट साइड कौन से 2 मेजर हेड आते थे? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट। करंट एसेट्स के अंदर कौन कौन से सब हेड होते थे? कशिश आपने भी साथ साथ बोलना है। क्या करंट एसेट्स के अंदर कौन कौन से सब हेड आते हैं? करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, क्योंकि बोलते नहीं ना इसलिए हमारा कम रह जाता है, बोलना सीखो। ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स और एडवांसेस, और अदर करंट एसेट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो होता है ना, उसमें क्या क्या चीजें आती थी? कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, चेक, ड्राफ्ट। तो जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया होगा ना, कंपैरेटिव वाले में 2 सालों का डेटा दिया होता था हमेशा, 2019 का भी 2018 का भी, कॉमन साइज में भी 2 सालों का दिया होता था, यहाँ पे भी 2 सालों का दिया होगा। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है ना, वो हमारा आंसर होता है। तो हम पूरा फॉर्मूला लगाएंगे, पूरा प्रोसीजर याद करेंगे, जैसे हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट और P&L अकाउंट का फॉर्मेट याद किया था ना, उससे भी खतरनाक है कैश फ्लो स्टेटमेंट का सिर्फ फॉर्मेट याद करना। तो कैश फ्लो के स्टेटमेंट के फॉर्मेट में एक फॉर्मेट आएगा, मैं आपको कल करवाऊंगा वो, आज उसकी बारी नहीं आएगी क्योंकि आज मेरे को बेसिक समझाने हैं। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का लास्ट आंसर निकलेगा ना, वो आपको क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट दी होती है। मतलब इस चैप्टर में क्या होता है, क्वेश्चन मतलब बैलेंस शीट दी होगी, बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिया होगा। तो जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया होता है ना, वो हमारा आंसर होता है। तो हमारे फॉर्मेट के हिसाब से अगर हमारा आंसर वही मैच कर गया, जैसे मैं अब यहाँ पे बैलेंस शीट बना रहा हूं, आजा भाई, समझ लो ये हमारी बनने लगी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर समझ लो यहाँ पे मैंने नॉन करंट एसेट्स भी लिख दी, और यहाँ पे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है जी? करंट एसेट्स के अंदर आता है हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, फिर एक आइटम आती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ऐसे ही डेटा दिया होगा 2019 का, फिर 2020 का, ठीक है। ऐसे ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया होगा, यहाँ पे 5000, समझ लो यहाँ पे 6000, मैंने एग्जांपल के लिए बोल दिया। तो ये हमारा आंसर होता है, मतलब क्वेश्चन के बीच में आंसर छुपा हुआ है। तो अगर आपका लास्ट में आंसर मैच हो गया, 6000 आ गया, तो वहां पे ना आपको पहले ही पता चल जाता है आपका क्वेश्चन ठीक है। पेपर में सबसे बड़ी पॉजिटिविटी ये होती है। सर नेगेटिविटी, देखो 2 तरह की थॉट्स हैं। नेगेटिव सोचोगे उसको, मतलब एक नेगेटिव घास है आपके पास, एक पॉजिटिव घास है, जिसको ज्यादा पानी डालोगे वही ज्यादा बड़ी होगी। तो वो आपके ऊपर है। आपको ये भी दिख सकता है कि मेरा आंसर 6000 आ जाएगा, किसी किसी को दिखेगा यार अगर 6000 ना आया, वही कल वाली एग्जांपल गधे वाली, याद है? तो वही चीज है, जब हम कैश फ्लो का फॉर्मेट बनाएंगे
कैश फ्लो स्टेटमेंट 2 पेजेस का फॉर्मेट हो सकता है, कभी कभी 1 पेज का, तो वो भी ऐसे फॉर्मेट होएगा। लास्ट में मेरा आंसर निकलेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कौन सा? वो भी क्लोजिंग वाला, क्लोजिंग यानी कि करंट ईयर वाला। कौन सा? 6000 के 5000? 6000 क्लोजिंग वाला। देखो ये है 2019 तो पिछले साल का हो गया, 2020 ये। तो ये जो मेरा लास्ट का आंसर निकलता है ना, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बड़ी सारी आइटम्स आएंगी, कम से कम 15-20, उसको प्लस माइनस करके अगर मेरा 6000 आ गया तो यहां से आपको पहले ही पता चल जाता है आपका आंसर ठीक है या गलत है। चले जी, ये तो हो गई बेसिक बात। अब चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या है? देखो मैं आपको एक बैलेंस शीट का मतलब बताता हूं, ठीक उसी को कॉपी पेस्ट कर लेना 99%। 1% अगर आपने अपना IQ लेवल डालना है, पता चल जाएगा कौन अपना सेंस ऑफ ह्यूमर डाल पाता है कौन नहीं। मैं आपको बैलेंस शीट की डेफिनेशन बताता हूं, आप लोग मुझे कैश फ्लो की डेफिनेशन समझाना। बैलेंस शीट का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसी शीट, बैलेंस शीट का मतलब बता रहा हूं, कैश फ्लो का नहीं। बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी शीट जिसमें हम साल के आखिरी दिन, 31 मार्च को बनती है, साल का आखिरी दिन होता है, साल के आखिरी दिन हर एसेट्स हर लाइबिलिटी के बैलेंसेस नोट करते हैं, इसलिए उस शीट का नाम पड़ जाता है बैलेंस शीट। अब सोचो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या निकलेगा? आप बोलना कशिश, जैसे मैंने समझाया। हाँ जिसमें हम कैश के रिलेटेड ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो अब आप लोगों को आंसर पता लग गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट, वहां पे शीट था, यहाँ पे स्टेटमेंट है, एक ऐसी स्टेटमेंट यानी कि एक ऐसा फॉर्मेट जिसमें आपने कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन लिखनी है। वर्ड क्या है? कैश फ्लो। तो ये बोल रहे हैं कि कैश इनफ्लो है। हाँ, ये पहले मेरे को एक बात बताओ, कैश फ्लो में इन्होंने ये फ्लो बोला है या इनफ्लो बोला है या आउटफ्लो बोला है? फ्लो बोला तो इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो भी। जो दुकानदार बंदा है, अब राहुल दुकान पे बैठता है, राहुल को पता है कि मेरे पास पेमेंट भी आएगी जो कस्टमर देगा, जहां से मैंने सामान खरीदा है, लेबर वाले होंगे, पैसे देने भी पड़ेंगे। अब जैसे मेरा देख लो, अब मुझे यहाँ पे बिल्डिंग का रेंट भी देना पड़ता है, मैं ट्यूशन वाले बच्चों से या अपने CA वाले जो मेरे क्लाइंट होते हैं उनसे मैं फीस भी लेता हूँ, पैसे आते भी हैं जाते भी हैं। कैश के बारे में बात करेगा ये चैप्टर, पहला इकलौता चैप्टर है आपका +2 में जो सिर्फ कैश की बातें कर रहे हैं। यहां पे क्रेडिट से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगी, हैं? डेटर भी नहीं। तो मेरे को एक बात बताओ, जो मैं आपको बता रहा हूं कि राहुल रजत ध्यान से, कैश फ्लो स्टेटमेंट +1 में भी एक कैश से रिलेटेड एक ही चैप्टर होता था, ऐसे ही +2 में भी एक कैश BRS भी होता था, कोई और कैश बुक। +1 में एक चैप्टर होता था कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, जहां पे कैश और बैंक का कॉलम बनाते थे। +1 में कैश से रिलेटेड एक ही चैप्टर होता है, बाकी सारे जो चैप्टर होते हैं वो एक्रूवल बेसिस के हिसाब से होते हैं। एक्रूवल बेसिस का मतलब होता है जहां पे आप कैश की ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करते हो, क्रेडिट की भी। हमारे अकाउंट्स में इंडिया में अलाउड क्या है? अलाउड है एक्रूवल बेसिस, कैश बेसिस अलाउड ही नहीं है। बहुत कम जगह होता है जहां पे कैश बेसिस अलाउड होता है। अकाउंट्स में 2 तरह के मेथड्स होते हैं, कौन कौन से? सोचो आपका वाइवा चल रहा है, आप याद कर रहे हो, अकाउंट्स में कौन से 2 मेथड होते हैं? एक कैश बेसिस, एक एक्रूवल बेसिस। राहुल याद कर, जब मैंने पहले दिन कसम खिलाई थी, सेपरेट एंटिटी, और दूसरी एंटिटी, दूसरी कसम मैंने खिलाई थी एक्रूवल बेसिस। कोई ट्रांजैक्शन जब हो जाए, चाहे वो कैश हो चाहे क्रेडिट हो, उसको उसी दिन रिकॉर्ड कर लो, चाहे कैश मिला चाहे नहीं मिला। अकाउंट्स में कौन सा रूल चलता है? एक्रूवल बेसिस। दूसरा बेसिस कौन सा होता है? कैश बेसिस, वो गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया हुआ। ये चीज याद रह जाएगी, ये वाइवा का क्वेश्चन है आपका। ये वाइवा का क्वेश्चन है कि इंडिया में कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो होता है? एक्रूवल बेसिस। कोई कोई जगह है जहां पे कैश बेसिस अलाउड है, 2-4% जगह पे, अदरवाइज हमेशा एक्रूवल बेसिस अलाउड है। रजत, वाइवा में अगर ये क्वेश्चन आया, बता पाओगे आंसर? इंडिया में कौन सा मेथड मोस्टली एप्लीकेबल है, एक्रूवल बेसिस या कैश बेसिस? एक्रूवल बेसिस। कौन सा मेथड एप्लीकेबल है? एक्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है कि कैश क्रेडिट जो भी ट्रांजैक्शन है सारी रिकॉर्ड करनी है, और कैश बेसिस का मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, आज की क्लास, कल की क्लास, परसों की क्लास, मेरी ये 3 क्लासेस आप ये सोच लो कि आपका ये चैप्टर नहीं चल रहा, आपको मैं वाइवा की तैयारी करा रहा हूं। जो जो शब्द अच्छे लगते हैं साथ साथ लिखते चले जाना, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं ये वाइवा का क्वेश्चन है। ठीक है, कौन से मेथड्स होते हैं? 2, एक कैश बेसिस, एक एक्रूवल बेसिस। एक तीसरा भी होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स। अगर वैसे बाई चांस वाइवा वाला पूछ ले तो क्या देना, 3 होते हैं, कैश बेसिस, एक्रूवल बेसिस, दोनों का मिक्स, उसका नाम क्या होता है? हाइब्रिड। हाइब्रिड का ग्रामेटिकल सिनोनिम्स हो जाता है बस मिक्स। तो इसका मतलब है उसमें कैश और एक्रूवल कोई नहीं लगाता, ज्यादा अलाउड नहीं है।
इंडिया में ज्यादा अलाउड कौन सा है? एक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस किसी किसी को अलाउड है। सर एग्जांपल ही बता दो, जैसे कि एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनको अलाउड होता है, कुछ कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको। अदरवाइज जो मेरी दुकान है, मेरी कंपनी है, सभी को कौन सा मेथड फॉलो? एक्रूवल बेसिस। अब हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस चैप्टर पे आते हैं अब हम बिल्कुल अंदर। ठीक है, इस चैप्टर का नेम मतलब क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कि एक ऐसी स्टेटमेंट कंपनी ने बनानी है जिसमें उसने अपने कैश का आना और कैश का जाना शो करना है। ये सेम क्या है? +1 का कैश बुक। ठीक है, पहले तो लिखो सिमिलर, छोटा छोटा लिखना। इसके ऊपर मेरे को कम से कम 5-6 नोट्स लिखवाने हैं आपको इसी के ऊपर। जो आपके पास जहां पे चैप्टर है ना, देखो स्पेस तो होती है, तो अपने छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिखा करना कि पहला पॉइंट क्या है, दूसरा। मैं तो कहीं पे भी लिख दूंगा, आपके पास थोड़ी ना ऐसे ऐसे करने वाली जगह है। सिमिलर टू कैश बुक चैप्टर ऑफ +1, सिमिलर टू कैश बुक चैप्टर ऑफ +1 क्लास। एप्लीकेबल, पॉइंट नंबर 2, एप्लीकेबल ओनली फॉर कंपनीज एंड नोट फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड नोट फॉर प्रोप्राइटर्स और पार्टनरशिप फर्म्स। ये सारे के सारे कॉपी पे भी लिखवाऊंगा। ये जो जरूरी है, जो वाइवा में क्वेश्चंस पूछते हैं, जो मैं स्टूडेंट से पूछता हूं ना, ये उनका क्रक्स बता रहा हूं मैं आपको। तो आप ऐसे समझ लो ये वाइवा के पूछे गए क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं। एंड नोट फॉर प्रोप्राइटर्स एंड पार्टनरशिप। सर इसका मतलब समझ में नहीं आया, पहले एक बार लिख लो, मैं इसकी लाइन का मतलब बताता हूं। कैश फ्लो स्टेट, जैसे हमने एक बैलेंस शीट बनानी होती है ना, जब अभी हमारा पार्टनरशिप चल रहा था, रिटायरमेंट चैप्टर, एडमिशन चैप्टर, लास्ट में बैलेंस शीट बनाते थे ना, तो मतलब पार्टनरशिप फर्म वालों को बैलेंस शीट बनाना जरूरी है, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाना जरूरी है। रजत सुन लो, पार्टनरशिप फर्म वालों को या प्रोप्राइटर्स वालों को P&L अकाउंट बनाना जरूरी है, बैलेंस शीट बनाना जरूरी है। तो अगर पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर को बनाना जरूरी है, तो कंपनी तो उनसे काफी बड़ी होती है, तो कंपनी को तो और भी ज्यादा जरूरी होगा। और कंपनी का तो हमने फॉर्मेट भी देखा अलग होता है। अभी अभी सीख लिया ना, कंपनी की भी बैलेंस शीट सीखी थी पिछले चैप्टर्स में, P&L अकाउंट भी देखा था, चेंजेस इन इन्वेंट्री, परचेज ऑफ ट्रेड, वो P&L अकाउंट था। तो कंपनी के लिए भी जरूरी है। कंपनी के लिए तीसरी चीज क्या जरूरी होती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। मेरे को एक बात बताओ, +1 एडमिशन चैप्टर हम कर चुके थे पिछले टर्म में, रिटायरमेंट कर चुके, गुडविल वाले चैप्टर कर चुके थे, फंडामेंटल चैप्टर कर चुके थे। कहीं पे हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसा कुछ बनाया था? कैश फ्लो स्टेटमेंट कभी भी नहीं बनाई। सर हमने ज्यादा से ज्यादा ना डिसोल्यूशन में लास्ट में कैश बुक बनाई थी, पर कहीं पे मैंने आपको ये सिखाया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ जी? थोड़ा सोचना, किसी भी चैप्टर में किसी में नहीं सिखाया ना। सिर्फ कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग आप लोगों ने मुझे इलेबोरेट किया था, एक बार फिर से बताना। एक ऐसी स्टेटमेंट जहां पे कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो आप रिकॉर्ड करते हो। तो कंपनी को बोला गया कि हे कंपनी, जब हमने आपका बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट ही बदल दिया, P&L अकाउंट का फॉर्मेट बदल दिया, तो सोचो हम आपके ऊपर और क्या क्या जुल्म ढाने वाले हैं, मतलब आपके ऊपर क्या क्या फॉर्मेलिटी लगाने वाले हैं। तो कंपनी पार्टनरशिप फर्म को और सोल प्रोप्राइटर को साथ लेके गई, चल भी तू भी मेरे साथ चल, गवर्नमेंट हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कड़े कानून बना रही है, स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करवा रही है, तू क्यों बच रहे? तो कंपनी जब गई, कंपनी एक हाथ में ले गई, समझ लो ये कंपनी है, इसने एक सोल प्रोप्राइटर को साथ में उठाया, चल बे मेरे साथ, एक पार्टनरशिप वाले बंदों को भी साथ में उठाया। पार्टनरशिप वाले देखो मैंने 2 छोटे नन्नू मन्नू बनाए, 3, क्योंकि पार्टनरशिप वाले में 2-3 बंदे होते हैं ना। ये कंपनी, ये बहुत बड़ा बंदा है, ये समझ लो रिलायंस वाला है। इसको बोला सोल प्रोप्राइटर वालों को कि हे सोल प्रोप्राइटर, आपने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म TPL अकाउंट, आपने बैलेंस शीट भी बनानी है। कहता जो हुक्म सरकार। कौन बोल रहा है? सरकार बोल रही है इसको, गवर्नमेंट। सेम ऐसे ही पार्टनरशिप वाले को भी बोला, आपने भी TPL अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, तभी तो पता चलेगा आपने कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया। आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। कहता ठीक है सरकार, जो कहूं। जब इसकी बारी आई कंपनी की, मेरे को बताओ कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाती होगी या छोटी सी दुकान या पार्टनरशिप फर्म?
ऑब्वियस है कंपनी, उनका माल जाता है ऑल ओवर इंडिया। अब एक करियाने वाला है पास से रेस्टोरेंट, ठीक है, कोई और बोल लो, आप कुछ भी बोल लो, बंद हो गया वो तो। नहीं है। ग्रोसरी स्टोर है ना उसका। अब मेरे को बताओ, जो ग्रोसरी स्टोर वाले होते हैं या कुछ भी लगा लो, वो अपना सामान लोकल मार्केट में बेचते हैं कि वो हमें उधर भी पहुंच जाते हैं? मुंबई नहीं पहुंच पाते ना, क्योंकि उनकी दुकान यहीं पे है ना, समझ रहे हो। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इजी डे, वो तो अपनी चेन्स पूरे इंडिया में खोल देती हैं, तो वो कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड कराती हैं अपने आप को। तो बोला आपको टीपीएल अकाउंट बनाता है, इधर इधर कहते हैं आपको टीपीएल अकाउंट बनाना है, कहते हैं जो हुक्म सरकार। आपको बैलेंस शीट भी बनानी है, कहता पता है वो छोटे लोगों को बनानी है, मैं तो फिर भी बहुत बड़ा हूँ। कहते बहुत बड़ा है ना, पहले तो आपको इसके फॉर्मेट वो वाले फॉलो नहीं करने जो पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटर वाले करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, कहते ये नहीं चलेगा आपको, तो वो चलना है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज, ऐसे। कहते चलो जी कोई बात नहीं, तरुण सर पढ़े हैं, वो अपने आप करवा देंगे हमें। कहते साथ साथ तरुण सर को बोलना कि कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनानी है। क्या बनानी है जी कंपनी को? एक और पहले नंबर पे क्या बनाना था? टीपीएल की फुल फॉर्म। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कहते कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनानी है। कहते कैश, कहते वो क्या होता है? कहते कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक जगह कैश आएगा वो लिख देना, उसके अपोजिट साइड कैश जाएगा वो लिख लेना, उसमें से माइनस कर देना तो क्लोजिंग कैश का बैलेंस बच जाएगा। बैलेंस निकालना में आता है। कहते अच्छा जी ठीक है, वो भी बना लेंगे। तो ये हमारा वो वाला चैप्टर है। इसका गवर्नमेंट ने फॉर्मेट अलग बताया, इसके मेथड अलग बताए, एक बताया डायरेक्ट मेथड, एक बताया इनडायरेक्ट मेथड। हमें कौन सा मेथड फॉलो करना है? इनडायरेक्ट मेथड। आपके सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड, ये वाइवा का क्वेश्चन है, लिख लेना। सीबीएसई में कई बार आ चुका है कि कौन सा मेथड कैश फ्लो स्टेटमेंट में फॉलो किया जाता है? इनडायरेक्ट मेथड। देखो अगर तो एमसीक्यू आता है फिर तो हमें साफ पता चल जाता है। यही क्वेश्चन अगर फिलअप्स में आएगा तब आपको याद ही नहीं रहेगा, यार सर ने बताया तो था कोई मेथड होता है, समझ गए। तो चौथा पॉइंट लिखो जहां पे ऊपर आप लिख रहे थे, इनडायरेक्ट मेथड इज फॉलोड। इनडायरेक्ट मेथड, सर इसका नाम इनडायरेक्ट क्यों? बस ऐसे ही समझ लो, करवा दूंगा क्या होता है। वाइवा का क्वेश्चन है, सीबीएसई का ये क्वेश्चन कम से कम पेपरों में, अगर मैं पिछले 15 साल की बात करूं तो 5 बार आ चुका है कि कौन सा मेथड फॉलो किया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हुए कंपनीज को? इनडायरेक्ट मेथड। अच्छा जी, और इसके लिए ना जो अकाउंट, जो गवर्नमेंट रूल बना रही थी ना, तो गवर्नमेंट ने ना उसका रूल नंबर लिखा। जो भी रूल्स बनते हैं ना, जो भी इंडिया में कानून बनते हैं, लॉ बनते हैं, उसका एक नंबर होता है जिसको आपने कई बार पढ़ा होगा, सेक्शन नंबर। बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना, सेक्शन नंबर, सब सेक्शन नंबर, कुछ ऐसे। तो इसके लिए अकाउंटिंग के रूल्स होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, AS3। करो अगला पॉइंट, AS3 है, AS3 एप्लीकेबल। AS लिखो जी, AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 फॉलो किया जाता है। ये आपको शब्द ना ऊपर ऊपर ही दिख जाएगा, दूसरी चौथी कहीं लाइन में, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड से फॉलो किया जाता है, गवर्नमेंट बता रही है। गवर्नमेंट ने किसके तहत बताया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 3 के माध्यम से आपको बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में ना हम आपको रूल्स बता देंगे, प्रोसीजर बता देंगे, फॉर्मेट बता देंगे, जो दोनों मेथड है उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दे देंगे। तो वो AS3 पढ़ लेना, उससे आपको पता चल जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। रिवाइज का मतलब है अपडेट होता रहता है टाइम टू टाइम। रिवाइज मतलब चेंज होना। ओ रिवाइज छोड़ दो आप, आपने क्या शब्द याद रखना है? AS3। मेथड कौन सा? इनडायरेक्ट मेथड। कौन सी स्टेटमेंट बनानी है? कैश फ्लो। क्या सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप को बनानी है? किसको बनानी है? सिर्फ कंपनीज को। तो कंपनीज के लिए 4 चीजें बोली, 3 चीजें। तो अभी हमारा ये चैप्टर चलने वाला है। एक चौथी चीज और क्या बनानी है कंपनी को? लिखो, ये आप लिख तो नहीं रहे ना, चलो मैं लिखवा दूंगा बाद में। चेंजेस इन इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में याद है क्या क्या पॉइंट्स आते हैं? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। इन तीनों का टोटल कर दे तो उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड ना। शेयर होल्डर फंड का एक दूसरा नाम भी होता है इक्विटी। याद करो, रेशियो के टर्म 1 में सिखाए थे 5 नाम, इक्विटी, इंटरनल लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, नेटवर्थ, एक और, ठीक है। तो ये 5 नाम होते हैं। तो सर ये क्या होती है चेंजेस इन इक्विटी? मतलब ये वाले इक्विटी, अभी जो आपने कंपैरेटिव चैप्टर किया तो वहां पे शेयर होल्डर फंड दिया होता था ना कंपैरेटिव चैप्टर में। कहां गया कहां गया कहां गया? ये समझ लो बैलेंस शीट है मेरे पास। पहले हमने करंट एसेट्स मैंने आपको करके दिखाई थी बैलेंस शीट में, करंट ईयर की और नॉन पिछले साल की। समझ लो ऐसे ही आपको वो दिया हुआ है शेयर होल्डर फंड,
इक्विटी एंड लायबिलिटी के नीचे होता है। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? इक्विटी। पिछले साल मेरी इक्विटी थी 125 करोड़, इस साल मेरी इक्विटी है 108 करोड़। पहले कितनी इक्विटी थी? 125 करोड़। अब कितनी इक्विटी है? 108 करोड़। अगर कंपैरेटिव स्टेटमेंट का चैप्टर कर रहे होते तो क्या चेंज आया है? 125 माइनस 108 हाउ मच? 113 नहीं यार, शुक्र है। मतलब देख लो, काउंटिंग तक भूल गए हो। 25 में से 8 गए, 17 होते हैं नलायकों। नहीं, मेरे सामने ये स्टेटमेंट है। वाइवा वाला आपसे कैसे पूछेगा, आप उसको काउंटर अटैक नहीं कर सकते। आप सोचो कि आपके सामने एक्सटर्नल टीचर बैठा है, आप उसको थोड़ी सिखाओगे कि आप कैसे क्वेश्चन पूछे। भैया हमको एग्जांपल दो, आपको जो मेकअप करना है आप वो नहीं कर सकते, जो क्लाइंट मांगे वो करना है। अब देखो, सिंपल सी बात है रजत, आपके लिए, मतलब ऑफेंड मत हो ना, लेकिन जो वाइवा वाला टीचर पूछेगा आप उसको कभी, हम तो इतना डरे होते हैं कि भाई कोई आसान क्वेश्चन पूछ ले, क्या क्या हम अपने वाइवा वाले टीचर को बोल पाएंगे? तभी मैंने आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले बोला था कि आप ये सोच के चलो आपका वाइवा ही चल रहा है। लेकिन हमेशा लाइफ इतनी आसान नहीं होती ना। लेकिन आप पूछ पाए थे, कुछ कर पाए थे? नहीं ना, क्योंकि वो एग्जाम का प्रेशर भी तो अलग ही लेवल का होता है ना। तो जो टीचर पूछता है हमें तो वही बताना है। तो टीचर ने आपसे ये पूछा ना कि 125 करोड़ था 2019 में, 2020 में हो गया 108 करोड़। कंपैरेटिव का चैप्टर चल रहा होता तो इसको मैं बोलता -17। ऑब्वियस है, माइनस ही तो करना था। तीसरा कॉलम यहाँ पे क्या बन जाता है कंपैरेटिव वाले में? चेंजेस इन रुपीस। तो आप लिखते -17, तो इसको बोलते हैं चेंजेस इन इक्विटी। मतलब क्या चेंज हुआ है? चेंजेस इन इक्विटी। मैं बता रहा हूं, चलो चलो इधर 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 स्क्रीन पे। तो ये मैं आपको सिखा क्या रहा था, कंपनी वालों को क्या क्या चीजें बनानी पड़ती हैं। पहला P&L अकाउंट, दूसरा बैलेंस शीट, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हमारा चैप्टर है, चौथा चेंजेस इन इक्विटी। ये स्टेटमेंट भी एक पर्चे पे, सर पर्चा क्या होता है? एक पेज पे। ठीक है, आजकल पेज भी क्या होते हैं, आजकल सब कुछ एक्सेल शीट पे, MS वर्ड पे बन रहे होते हैं कंप्यूटर में। तो ये स्टेटमेंट एक अलग से बनानी पड़ती है कि आपकी चेंजेस में, इक्विटी में क्या चेंजेस हुए हैं। पिछले साल क्या शेयर होल्डर फंड था आपका, इस साल क्या शेयर होल्डर फंड है। और एक पांचवी चीज बनानी पड़ती है, एक्सप्लेनेटरी नोट्स। कंपनी है ना, कहते यार पैसा ज्यादा कमा रहे हो तो आपके ऊपर फॉर्मेलिटी ज्यादा लगाएंगे, आपके लिए बैलेंस शीट और P&L के फॉर्मेट अलग अलग बनाएंगे। तो इनको ये 5 चीजें बनानी पड़ती हैं, बाकियों को वो 2 चीजें, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। ये पेपर का नहीं 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 नहीं, ये मैं आपको वाइवा के लिए बेटा तैयार कर रहा हूँ। वाइवा के लिए तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आपके पास एक फर्स्ट चैप्टर में ये वाला, अगर आप इसका अपनी बुक का फर्स्ट चैप्टर निकालो एक बार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जल्दी पहला पेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें देखो एलिमेंट्स हैं, सबसे नीचे देखो, पहले ही पेज पे होगा, पहले पेज पे नीचे नीचे ऊपर ही या दूसरे पेज पे या पहले पेज पे कहीं पे दिख रहा है कंपनियों के एलिमेंट्स क्या हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? देखो 5 पहला पढ़ना, पहला क्या है? दूसरा P&L अकाउंट हो गया ना, TPL अकाउंट। तीसरा स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी। सर हमें अब विश्वास आया, हम इतनी देर से आपको सुन नहीं रहे थे, हमें आप पे विश्वास नहीं था, आप तो वैसे ही फेंक रहे थे, हमें ऐसे लग रहा था। डोरमेंट कंपनी वो होती है जो बंद होने के कगार पे हो। जैसे राहुल ने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया, इतनी ह्यूज अमाउंट 500 रुपए से, लेकिन राहुल, सॉरी 1000 रुपए से, लेकिन राहुल क्या कर रहा, 1000 रुपए मेंटेन नहीं कर पाया। तो बैंक वालों ने, सुन लो एक मिनट, बैंक वालों ने, राहुल का नाम कटना ही, तो उसका ध्यान उस पे है कि राहुल क्या है, वो कल वाली बात वही गधे वाली मतलब हमारा ध्यान वो हो जाता ना कि सर क्या बोलेंगे। राहुल ने 1000 रुपया मेंटेन नहीं किया 1 साल के लिए। तो जब बैंक में हम 1 साल के लिए बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते ना, तो हमारे अकाउंट को ना टेम्परेरी क्लोज कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं डोरमेंट। फिर आपको दोबारा से बैंक जाना पड़ेगा, उसको दोबारा फॉर्मेलिटी से ओपन करवाना पड़ेगा। ऐसी कंपनीज को डोरमेंट कंपनी बोलते हैं। जिसने पिछले कुछ टाइम से कामकाज करने बंद कर दिए हो, तो भी कंपनी बंद नहीं हुई, बंद नहीं हुई, अभी टेम्परेरी जो है ताला लगा हुआ है, लेकिन थोड़ी फॉर्मेलिटी फिर खुलवा के वो हो जाते हैं, उसको बोलते हैं डोरमेंट। चलो मेरा वो नहीं है बताने का, जल्दी से ये समझ में आ गया।
वाइवा में बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि कंपनीज के एलिमेंट क्या है। देखना हेडिंग क्या दी हुई थी, एलिमेंट्स ही वर्ड था। इंक्लूड नहीं, हेडिंग भी थी एक। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और कोई इंक्लूड्स बोला है, या इसको ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स भी बोल देते हैं, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसके लिए? कंपनी के लिए। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी और एक्सप्लेनेटरी नोट्स। का मतलब है कोई चीजें जो आपके उन चारों चीजों में नहीं आ रही, क्योंकि ये वाली चारों चीजों में तो हमें फिगर लिखनी होती है ना। अब मेरे को शेयर होल्डर के बारे में कुछ वो लिखनी है, तारीफ लिखनी है, या कुछ उसको क्रिटिसाइज करना है, या मैं कौन सा मेथड फॉलो कर रहा हूं। अब मेरे को बताओ, बैलेंस शीट में मैं कभी ये लिखता हूं लाइबिलिटी साइड आई एम फॉलोइंग दिस मेथड? कभी भी नहीं। नॉन करंट लाइबिलिटी, उसके सामने अमाउंट डाल देते हो। लेकिन कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो कैश फ्लो में? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर आपको लिख रहे हैं कि वी आर फॉलोइंग इनडायरेक्ट मेथड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3, तो वहां पे फॉर्मेट में तो आपको जगह नहीं मिलती, इसलिए उन्होंने आपके लिए एक्सप्लेनेटरी नोट्स डाले। कहते हैं जो लिखने और गप मारने वाला काम हो वो 5वें नंबर पे, सबसे लास्ट में। रिपोर्ट मार दे सारा। गपोड़ मेरे कहने का मतलब है, कोई लाइन अगर इंग्लिश में, अंग्रेजी में कुछ लिखना हो, कोई सेंटेंस लिखना हो, कोई मेथड्स लिखने हो, वो नोट्स में जाते हैं। ये समझ में आ गया जी? चलो जी, अब मेरे को आना पड़ेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के मीनिंग पे। जल्दी आ जाओ जल्दी। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट, क्या हो गया जी? फिर इधर कॉपी पे, सॉरी बुक में, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लोज एंड आउटफ्लो एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। पर्टिकुलर पीरियड के ऊपर लिखो 1 ईयर। हम हमेशा अकाउंट्स में ईयर फॉलो करते हैं ना, तो इसको लिखो 1 ईयर। अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, कोशिश पढ़ना, इन अदर वर्ड्स आगे इट एनालिसिस, बस बस बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट्स। टू बैलेंस शीट डेट मतलब एक बनी 31/3/21 को, तो दूसरी कब बनेगी? 31/3/22 को। तो उन दोनों डेट्स के बीच कैश में क्या चेंजेस आया, जैसे मैंने यहाँ पे आपको फिगर याद है, मैं देखूं क्या टाइम देखी जा रहे हो, खानी है मेरे से मार? तो हुए नहीं अभी, हो गए हैं। नहीं हुए, ध्यान से देख। 55 तो नहीं है ना? नहीं 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 नहीं। मैं क्या करूं, जो मेरी अंदर की आत्मा है ना वो खो जाती है कंसेप्ट। जब मैं, मेरी पहली 2-3 क्लासेस होती है ना, आत्मा को ठंडा पिए देखो, मैं पटियाले जाना नहीं, आम भी लेने हैं। दिमाग कहते हैं पटियाले जाना, दिल कहता है पड़ा। ये बात, है। दिल की नहीं सुनते। हाँ तो दिमाग तो कह रहा है कि पढ़ा, दिमाग तो कह रहा है पढ़ा। अच्छा, मेरा दिल और दिमाग दोनों कह रहे हैं कि पढ़ाओ। अच्छा चलो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप लोग मेरे दिल और दिमाग की बात कर रहे हो ना, अब मैं आपके दिल और दिमाग की धज्जियां उड़ाता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने कैश और कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस लिया था 2019 का और 2020 का, कितना था? 5,000 ओके सॉरी, मुझे लगा 5,000 और 6,000। चेंजेस कितने हुए? 1,000। अब ये वाली लाइन को दोबारा पढ़ना, इट एनालिसिस को। कैश बिटवीन, क्या चेंजेस हो रहे हैं कैश में बिटवीन द टू बैलेंस शीट, ये आपको पता करना होता है। तो आंसर क्या निकलेगा? 1,000। पहले 5,000 कैश था मेरे पास, एक साल मैंने कामकाज किया, मेरे पास 6,000 है। नहीं नहीं, टॉपिक है ना, समझ रहे हैं? आगे द टर्म हेयर कैश मींस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड्स ओनली दोज आइटम्स। करो जी करो, इसको अंडरलाइन करो और इसको हाथ बनाओ। बन जा भाई, हाथ बनाना आ गया। लास्ट वाली लाइन को पहले कह रहे बाकी 2 मिनट में चल, और बाकी सारी चीजें तो दुनियादारी चलती रहेंगी। ये डिस्कशन 9,000 का था। हाँ डिस्काउंट से। चलो जी, पहले इसको इधर इधर। कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड्स ओनली दोज आइटम्स विच अफेक्ट द कैश। आगे ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? टू असर्टेन द सोर्स। अरे 1 मिनट यार, ऐसे बीच में नहीं। कितने पढ़ना है आपसे? लास्ट लाइन। ये भूतों का हाथ है। मेरा ज्यादा कुछ बोल। छोटा भीम में जो डायलॉग है ना उससे नहीं, हमने कभी कार्टून नहीं देखे क्योंकि मेरे को ट्यूशन में बहुत मिलते हैं।
चलो बाकी करेंगे कल। अरे शुक्र है। देखो शुक्र है